एनर्जी से जुड़े स्टॉक हैं उनको लेकर एक जानकारी निकल कर आई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पर विंड टर्बाइन मॉडलों के लिए रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि RLMM का नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यहाँ पर अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में विंड टर्बाइन के निर्माण में जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लेड हो गया, गियर बॉक्स हो गया, जनरेटर हो गया, या टावर की जो लोकल सोर्सिंग है उसको खरीद करने के लिए, उसको बाइंग करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। और ये कदम जो है विंड टर्बाइन उत्पादन में घरेलू जो सोर्स है उनको उपयोग को बढ़ाने के लिए मकसद से किया गया है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं इन कंपनियों के लिए यहाँ पर, और फिर मैं एक एक करके 2-3 जो स्टॉक है उनके बारे में स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगा। सर नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट डोमेस्टिक सेक्टर को पुश करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि जो भी कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं अगर डोमेस्टिक से ये खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको बेनिफिट होगा। प्लस ओवरऑल विंड स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी को लेके विंड और सोलर में काफी पॉजिटिवली इसको पुश कर रही है। तो नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ा लॉजिस्टिक इशू हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने में मैटर स्टेबलाइज होगा। इन कंपनीज को भी फायदा होगा, जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी उनको भी फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इंडस्ट्री इसको वेलकम करेगी और गवर्नमेंट डेफिनेटली जिस प्रकार से इनको अभी पुश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इसका फायदा डेफिनेटली कंपोनेंट प्लेयर्स को भी मिलेगा। ठीक है सर। और आज सर हम लोग देख रहे हैं कि सुज़लॉन के शेयर में भी तेज़ी बनी हुई है। सर, आपसे मैं सुज़लॉन के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, निवेशक जो हैं, अब इसका जो 52 वीक हाई था वो 86 के आसपास था और वो लेवल्स बहुत अभी दूर है, मौजूदा भाव से 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपके हिसाब से निवेशक जो चाह रहे हैं अब इस तेज़ी में जो बाजार रिकवरी करता हुआ दिख रहा है, क्या इन लेवल्स पे बाइंग खरीदारी की जा सकती है या फिर अभी इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये स्टॉक में अभी जो पहला दौर था, जब मुझे याद है जब ये शेयर 10 रुपए के नीचे हुआ करता था, वो दौर अभी खत्म हो चुका है। अभी स्टॉक कंसोलिडेट हो चुका है क्योंकि पूरे मार्केट में सबको पता है कि टर्न अराउंड हो चुका है, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है। देखिए, अगर अभी कोई खरीदता है और बेट करता है कंपनी पे, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपको रखना है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो सुज़लॉन का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इक्विटी बेस इनका बहुत बड़ा है और इस कारण से बहुत इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऊपरी लेवल पे शेयर लिए हैं, हो सकता है कि ऊपरी लेवल पे जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। लेकिन फंडामेंटल्स को प्ले आउट करने के लिए अगर किसी के पास 1.5-2 साल है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये मार्केट लीडर है और विंड एनर्जी में वापस ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट प्रोवाइडेड एक 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम। 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। और सर, इसी खबर के बिना पर आइनॉक्स विंड में भी एक बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। आज जो स्टॉक है 5% तक इसमें रैली देखने को मिल रही है और 171 के लेवल पे पहुंच गया। सर, हालांकि ये भी अपने 52 वीक हाई से हम लोग 261 के आसपास था इसका 52 वीक हाई, और अभी 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज जो सरकार की तरफ से जो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है उस खबर के बिना पर इसमें भी एक तेज़ी देखने को मिल रही है सर 5% की आइनॉक्स विंड को लेकर, क्योंकि जो बेसिकली जो निवेशक है सर विंड एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं, हमने देखा ये चीज़। आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं और क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? नहीं, देखिए, विंड एनर्जी में वापस जो ट्रैक्शन देखने को मिला है वो प्योरली अभी आज न्यूज ड्रिवन है जी। तो मैं समझता हूँ कि देखो, निवेशकों को ऐसे न्यूज ड्रिवन पे तो खरीदना नहीं है, बट हाँ, अगर कोई ट्रेडर है तो वो जरूर पोजीशन ले। बट डेफिनेटली देखिए, आपको तभी लेना है जब न्यूज फ्लो थोड़ा सा कम है, स्टॉक थोड़ा करेक्टेड है। हालांकि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स आइनॉक्स विंड के बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, ट्रैक्शन एटलीस्ट कम से कम साल 1.5 साल के लिए अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं सर। और सर, अडानी एनर्जी को लेकर सर आज इस स्टॉक में भी तेजी है यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि सारा जो एनर्जी स्पेस है, अगर आप विंड, सोलर या इवन टिपिकली पावर जनरेशन की बात करें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है जी। हमको लगता है कि देखिए, अडानी एनर्जी तो डेफिनेटली एक अच्छा वेल पोजिशन प्लेयर है। लेकिन जो एंसिलरी प्लेयर्स है जैसे REC हो गया, PFC हो गया, इरडा हो गया, KEC इंटरनेशनल हो गया, इसके ऊपर भी निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो जिनके पास है वो तो राइड कर सकते हैं मोमेंटम, बट फ्रेश बाइंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल से कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। ठीक है सर। अब हम लोग अपने एक व्यूअर हैं मोहित जी, उनका सवाल लेते हैं यहाँ पर, और हम लोग उससे पहले एक बार जियो फाइनेंस के रिजल्ट भी अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। इनका सवाल बेसिकली मैं एक बार पढ़ देता हूँ यहाँ पर। इनका ये कहना है कि सर, जियो फाइनेंस के 1500 शेयर हैं 255 के भाव पर मेरे पास, और टारगेट मेरा है 5 साल का।
लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है? मेरा पोर्टफोलियो का 60% जो है वो जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट है, क्या ये सही डिसीजन है? कृपया गाइड कीजिए। सर मोहित जी के पास 1500 शेयर्स हैं सर, और 255 के भाव पर 5 साल का इनका नज़रिया है सर, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखो 5 साल का व्यू रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि मेरा पोर्टफोलियो का 60% इसमें है, तो देखिए अगर आप प्रूडेंट इन्वेस्टर है तो मैं तो कहूंगा कि आपको इतना बड़ा एक्सपोजर एक कंपनी में रखना नहीं है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंस काम ठीक ठाक नहीं करेगा, इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे हैं, प्लस सबसे बड़ी बात अभी ऑपरेशन से पैसा आने लगा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एटलीस्ट एक कंफर्ट मिला है कि अभी जो ऑपरेशंस है वहां से पैसा आ रहा है, बिकॉज पहले ट्रेजरी इनकम से ही पैसा आ रहा था। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में नहीं तो अगले 2-2.5-3 साल में तो डेफिनेटली जियो फाइनेंस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर बनेगा। इनकी बैलेंस शीट साइज भी बहुत बड़ी है, करीबन 1,30,35,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, जो बहुत बड़ी है, तो लीवरेज करने के लिए इनके पास बहुत जगह है, और ये काफी डिस्ट्रप्शन आगे करेंगे। और जिस प्रकार से इनके पास जियो के कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स को पहले ये टारगेट करेंगे, तो इनके पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, और इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। लेकिन मेरी राय में 60% एक्सपोजर एक कंपनी में रखना थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा खतरनाक है। तो आप 15-20% तक आपको अगर चाहिए एग्रेसिव तो आप रख सकते हो। बैलेंस जो पैसा है वो कहीं और डिप्लॉय करिए, क्योंकि मार्केट में एक शेयर पे 60% रखना एक जोखिम हो सकता है। बिल्कुल सर, आप और ये बात हमने देखी है, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए भी हम लोग कहना चाहते हैं यहाँ पे जो सर हैं, सर की बात को बहुत संजीदा से आप लीजिए, यहाँ पे संजीदगी से लीजिए, क्योंकि आप एक ही स्टॉक में इतना ज़्यादा अगर आप निवेश करेंगे ना, तो फिर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए आगे चल के, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों में बचिए। सर एक आइडियल % कितना होना चाहिए स्टॉक के अंदर? नॉर्मली देखिए जब पोर्टफोलियो बनता है तो कम से कम 15 या 20 स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अगर 20 स्टॉक की बात करें तो 5%, और अगर आप 15 स्टॉक की बात करें तो कम से कम 6 से 7% एक स्टॉक में आप रख सकते हैं। आप बस इंडस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई होता है, और मार्केट में हमने देखा है कि एक ही स्टॉक हर वक्त चलता नहीं है, आपके अलग अलग स्टॉक चलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, और उससे खतरा भी कम होता है, और रिटर्न भी मॉडरेट और स्टेडी रहते हैं। बिल्कुल सर, और हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बता दें कि देखिए जियो फाइनेंशियल के जो नतीजे आए हैं Q4 के 1.8% यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है, और AUM जो है वो 10,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखा है। अब हम लोग अगली यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और रिजल्ट आए यहाँ पे येस बैंक के, तो येस बैंक के ऊपर हम लोग एक बार स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो जो इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पर वो जो है वो 2.3% बढ़ती हुई दिखी है। NII की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, 5.7% यहाँ बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट जो है वो 63% बढ़ा है, और यहाँ पर आपके सामने तमाम नंबर्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर येस बैंक की बात करें यहाँ पर, तो सर मतलब ऐसी स्थिति होती थी, जो ट्रेडर्स जो होते थे वो सर एक गेम प्ले करते थे यहाँ पे कि भाई इस लेवल पे पहुँच गया, चलिए 17, 18, 19 पे पहुँच गया, बेच दिया, 11 पे आया, चलिए फिर वापस खरीद लिया। सर अभी जो है ये 18 के आसपास के लेवल पर है। सर आपको क्या लग रहा है सर, येस बैंक को लेकर आगे का भविष्य क्या दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है निवेशक इस स्टॉक को लेकर भी काफ़ी बुलिश है। हालांकि सर जिन्होंने ऊपरी भाव से वो दौर में खरीदा उन्होंने बहुत नुकसान झेला है, लेकिन अभी आपके हिसाब से सर क्या सलाह रहेगी येस बैंक को लेकर? तो मेरे ख्याल से देखिए येस बैंक में नंबर्स तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन अगर आप देखें तो जो NII इनकम है वो मुश्किल से 2 या 3% है, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा है। तो लग तो रहा है कि ज्यादातर ट्रेजरी इनकम से ही प्रॉफिट्स बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि देखिए येस बैंक का जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर आएगा, प्लस जो कमेंट्री अभी आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे ख्याल से। देखिए आउटलुक तो पॉजिटिव है, 17-18 रुपए में कुछ खोने जैसा नहीं है, क्योंकि एसेट क्वालिटी भी अभी रीजनेबली ठीक ठाक लेवल पे आ चुकी है, और बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इनको भी ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। बट नजरिया आपको कम से कम 1-1.5 साल का रखना है। अगर ट्रेडर है तो बात अलग है, बट इन्वेस्टर को अगर पोजीशन लेनी है तो 1-1.5 साल के नजरिए से आप यू हैव टू टेक अ टाइम फ्रेम। ठीक है सर।